सितंबर 2.5 महीने अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगा, नवंबर में पोलिंग, दिसंबर में रिजल्ट। तो पहले जैसा होता था, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी कह नहीं सकते। लेकिन अपने की तैयारी 2.5 महीने में एक तरफ संगठन को मजबूत करना है, दूसरी तरफ शासन की योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाना है, तीसरा उनके अफवाहों का खंडन करना है। क्योंकि आप यदि किसान के पास नहीं पहुंचे, मजदूर के पास नहीं पहुंचे, गरीब के पास नहीं पहुंचे, शहर में व्यापारियों के पास नहीं पहुंचे, तो वो सब तो आपकी बता देंगे। सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं लड़े साथियों। संगठन का काम है सरकार बनाना और आपका काम है सरकार को चलाना। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक गाड़ी के दो चक्का हैं। अगर एक चक्का भी पंचर हो गया हमारा गाड़ी नहीं चल पाएगा। इसलिए इस गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सत्ता और संगठन का तालमेल होना पहला चीज बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य है 2023 मिशन 2023। हमारा लक्ष्य है 75+ सीट जीतकर सरकार बनाना। हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को सुंदर बनाना। हमारा लक्ष्य है बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया, उस काम को जन जन तक पहुंचाना। मोहन मरकाम जी, उनको बेहद ही अपमानजनक ढंग से अध्यक्ष पद से हटाया गया और बाद में उनको संतुष्ट करने के लिए मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनका पसंदीदा विभाग स्कूल शिक्षा विभाग उनको नहीं दिया गया। उसी प्रकार प्रेम साय टेकाम जी, उनको भी अपमानजनक ढंग से मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया और उन्हें बाद में मंत्री पद का दर्जा देने की बात कही गई, परंतु वो अपनी बगावती तेवर न दिखा सके या फिर अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त न कर सके। उसके लिए उनके स्कूल शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर हुए थे, उन ट्रांसफर के मामलों में लगे हाथों जांच कमेटी का भी आदेश जारी कर दिया गया। आज पूरा आदिवासी समाज कांग्रेस के इन आदिवासी विरोधी गतिविधियों को देख रहा है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस को आदिवासी समाज इसका सबक सिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा केंद्रित है बैज को बागडोर। जी हां, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं दीपक बैज और आज उन्होंने संभाल ली है अपनी पारी और बागडोर। ऐसे में कितने चुनौतीपूर्ण उनकी राह होगी, किस तरीके से मुश्किलों भरी राह में वो चलेंगे, क्या उनके सामने चुनौतियां हैं और जो लक्ष्य को वो दोहरा रहे हैं, आज उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही जो बातें कही, क्या उन्हें वो पूरा कर पाएंगे, इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में पूरे घटनाक्रम को समीक्षात्मक नजरिए से रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस ओबीसी सेल के महामंत्री गिरधारी यादव जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि दीपक बैज ने बागडोर संभाल ली है और कांग्रेस की बागडोर उनके हाथ ऐसे समय में आई है जब सामने चुनाव है। 100 दिन का उन्हें प्लान बनाना होगा और 100 दिन में उन बातों को पूरा करना होगा जिससे 75 पार के लक्ष्य को वो दोहरा रहे हैं। तो क्या वो पूरा कर पाएंगे? एक एक करके मेहमानों की पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले गिरधारी जी की ओर मैं रुख करता हूं और उनसे जान लेता हूं। गिरधारी जी, दीपक बैज अध्यक्ष बन गए हैं, सामने चुनाव है, अभी समझने में टाइम लगेगा, घूमने में टाइम लगेगा, 2 महीने में प्रदेश नहीं घूम सकते, फिर भी उन्होंने 75 पार का नारा दिया है। कितना सफल होंगे, कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं उनके सामने आप? सबसे पहले टीवी 24 को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष की बागडोर के दिवस पर आपने इस तरह से डिबेट बातचीत का एक कार्यक्रम रखा है। मैं समझता हूं कि
दीपक बैज जी की जो राजनीतिक यात्रा है, छात्र राजनीति से प्रारंभ हुई, वो ब्लॉक में रहे, 2 बार के विधायक रहे, अभी वर्तमान में वो सांसद हैं, उन्हें संसदीय ज्ञान भी है और अनुभव की जो उनकी रथ है वो आज की नहीं है। बागडोर वो आज संभाल रहे हैं, चुनाव नजदीक है, चुनौतियां उनके सामने होगी, किंतु अनुभव और प्रशिक्षण जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत के साथ उन्होंने प्राप्त किया है, मैं समझता हूं कि 42 साल के इस युवा के कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष बनने के बाद पूरी क्रांति की लहर कांग्रेस पार्टी में है, युवाओं में जोश है, महिलाएं उसका सम्मान कर रही हैं, किसानों में, मजदूरों में, सभी तबकों में उनके अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत खुशी व्याप्त है और उनके नेतृत्व में, युवा नेतृत्व के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पुनः अपनी सरकार बनाएगी। 75 पार का नारा इसलिए है क्योंकि हम 70 के तक पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में 75 पार के भी नारा को कांग्रेस पार्टी प्रमाणित होती हुई दिखाई देखेगी और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनाने के लिए लालायित है। ठीक है, ये तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चाहता है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, पर उसकी राह में कई तरीके की चुनौतियां हैं और जब उसका कोई नेतृत्व करता है तो उसके सामने तो बड़ा सा पहाड़ नजर आता है। वो क्या पहाड़ को फोड़ पाएंगे ये देखना होगा। फिर से प्रतिक्रिया बीजेपी की ले लेते हैं। अब सुनील जी, कांग्रेस दावा कर रही है एक युवा चेहरा मिल गया है, पुराने अध्यक्ष के साथ जो चीजें रही होंगी जिन्हें आप भुनाने की आप लोग कोशिश कर रहे थे वो सारी चीजें पीछे छूट गई है, अब नए अध्यक्ष के साथ नई चुनौती आप लोगों के लिए भी है। कैसे देखते हैं इस चुनौती को आप लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो एक दूसरे को इन लोगों ने घाव दिए हैं, 4.5 साल में जैसा इन लोगों ने एक दूसरे पर घात प्रतिघात किया है, अब वो घाव जो है उसको भरने की कोशिशें कर रहे हैं, उसमें मरहम पट्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सफल होने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कांग्रेस के अंदर में किस प्रकार का अंतर द्वंद है कि उनका द्वंद यहाँ पर संभल नहीं रहा है। दिल्ली ले जाकर के इन लोग को ठीक करने की कोशिश की जाती है, सारे निर्णय इनके दिल्ली में हो रहे हैं, राज्यसभा के सांसद की घोषणा इनकी दिल्ली में हो जाती है, ये छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, सारी इनके मुद्दों की हवा निकल गई है। इनका जन घोषणा पत्र कितना बड़ा छलावा था, इसका सबसे बड़ा सबूत आप देखेंगे नए रायपुर में कितने कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी जो है वो वहां पर बैठे हैं, सामूहिक इस्तीफा लेकर के बैठे हैं। वहां पर लोग देखेंगे कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, सारे लोग आंदोलनरत हैं। शराबबंदी पर महिलाएं मुखरता से बात कर रही है कि भाई शराबबंदी कब होगी। देखेंगे लगातार भर्ती में और जिस प्रकार नियुक्तियां हो रही है उसमें घोटाला और भ्रष्टाचार खुल रहा है, और शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, जमीन माफिया जो यहाँ पर लगातार सक्रिय हो रहा है, ये सारे विषय है। और ये छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। अरे भाई, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसने किया? छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा किसने दिया? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किसने किया? छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरस्कार और सम्मान किसकी सरकार ने दिए? ये सारे विषय इनको जवाब देने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास कोई जवाब बचा नहीं है, ये तो भाग रहे हैं। अब भागते भूत की लंगोटी में एक दूसरे का लंगोट पहनाए पड़ रहे हैं। मोहन मरकाम जी अध्यक्ष से समझ में आया कि अंतर्द्वंद चल रहा है, जैसा इनका दिखा था राष्ट्रीय अधिवेशन में। कितना हुआ, महामंत्री को हटा दिए, फिर घोषित कर दिए। शैलजा जी ने पत्र लिखा, लेकिन उसके बावजूद उनके अध्यक्ष माने नहीं, उनको हटा दिए। दीपक बैज जी को ले आए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं समझने वाला है। समय निकल गया, 100 दिन बहुत कम होता है। इस 100 दिन के अंदर में इनकी कोई मरहम पट्टी काम नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार, वादा खिलाफी वाली सरकार के रूप में पहचान गई है। तो ये सरकार जो है ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं के विपरीत जाकर के काम करी है, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाई, किस डर भय से लगातार इन लोग बदल रहे हैं, और बदल भी रहे हैं तो कि एक को हटा रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं। लेकिन ये जो बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं, लगातार जो बेइज्जत 4.5 साल तो किए अभी वर्तमान समय में भी इनके जो मंत्री हटाए गए, प्रेम साय सिंह टेकाम जी ने कहा कि इस्तीफा जो है वो दिया नहीं जाता, वो लिया जाता है। तो दर्द छलक रहा है, ये दर्द जो है वो कहीं ना कहीं इनको ही दर्द देने वाला है। मोहन मरकाम जी ने और उनको किस प्रकार से इन लोगों ने प्रताड़ित किया था, वो भी दर्द झलका था। उन्होंने विधानसभा के अंदर में आरोप लगाया था सरकार पर भ्रष्टाचार का। तो भाजपा जो कहती है वो स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में नजर आने लगा है, और भाजपा के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ सामना करने के लिए डटे हुए हैं, और इनको भय उत्पन्न
नहीं होगा भैया, कुछ भी बदल लो, आपकी सरकार बदलने वाली है। बदल वो ये तारीख कांग्रेस सरकार ना बदल वो। ठीक है, ये नारा छत्तीसगढ़ के जन जन में गूंज रहा है, जो मोदी जी ने नारा देकर। चलिए ठीक है जी जी, ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की जनता का नारा हो गया। ठीक है, ये तो आएंगे मुद्दों के बात पर आएंगे। हम चाह रहे थे कि दीपक बैज जी के बनने पर आप कुछ एकदम केंद्रित प्रतिक्रिया दे पाते। ठीक है, मुद्दों पर आपने बात कही है। अब चलते हैं, हम हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे इस पूरे घटनाक्रम को, वो बारीक नजर से देखते रहे हैं। दुबे जी, मोहन मरकाम का हटना, दीपक बैज का आना कितना फायदेमंद है, और ये नई जोड़ी सत्ता और संगठन की कितनी तालमेल से काम कर पाएगी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, या फिर ये इसका फायदा बीजेपी ले लेगी? देखिए क्या है, आज जो है आपने मोहन जी 100 दिन की बात की, लेकिन भूपेश बघेल जी की मैं भी यहाँ पे देख रहा था, वहाँ पे जो है कांग्रेस का कार्यक्रम जो है आप लोगों ने जो उसको जो किया, पिक्चराइज किया और यहाँ पे दिखाया, उसमें ये बताया, उन्होंने कहा कि 2.5 महीने बचे हैं, मतलब 2.5 महीने का हिसाब निकालो तो 75 दिन। तो इससे मुख्यमंत्री जी की सजगता का पता लगता है, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी न किसी कोने पर ये सोच रही हो। लेकिन अगर कहीं 2.5 महीने की बात करें या 100 दिन की बात करें, तो 100 दिन से पहले ठीक जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बदलना अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। लेकिन एक क्या है कि कांग्रेस के भीतर एक संतोष की बात यह हो सकती है कि मोहन मरकाम जी को हटाए, जो बस्तर के आदिवासी नेता थे, तो उनकी जगह दीपक बैज जी को लाए। और निश्चित रूप से अभी तक की स्थिति में जो भी परफॉर्मेंस रहा दीपक बैज जी का, उस पर यह है कि उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 2013 का विधानसभा चित्रकूट से जीते बस्तर के, फिर उसके बाद 2018 का विधानसभा चुनाव वही चित्रकूट सीट से ही जीते। फिर उसके बाद ये थी कि छत्तीसगढ़ की जो पूरे बात करें, जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए 3 वर्तमान विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा था, जिसमें बस्तर से जो है दीपक बैज जी को उतारा, आदिवासी नेता, सरगुजा से खेरसाय सिंह जी को उतारा, आदिवासी नेता, और तीसरा जो है रायगढ़ से उतारा लालजी सिंह जी राठिया को, वो भी वर्तमान विधायक। मतलब 3 विधायकों पर कांग्रेस ने दांव खेला था, लेकिन उनमें से एक जो विधायक बस्तर से जीते वो दीपक बैज जी थे। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ विधानसभा में तो उनका परफॉर्मेंस, मोहन जी आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुके हैं, तो चलिए इस बात को तो हम परे रखते हैं। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में कई बार जो है लोग चुटकियां लेते हुए कहा करते थे कि दीपक बैज जी तो राहुल जी के इर्द गिर्द खड़े रहकर नारेबाजी करते हुए बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। ये लोग चुटकियों में ये दिख गई। मतलब कुल मिला के जो है राहुल गांधी के करीब रहने का कहीं ना कहीं फायदा मिला। और जब आज से 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने की बात कर रहे हैं, तब भी एक जो है शिगुफा छूटा था कि मोहन मरकाम जी हट रहे हैं और दीपक बैज जी आ रहे हैं। और जब वो फिर वो थोड़ा सा वो जो है कागज, जब वो किताब बंद हो गई, तो उस समय ऐसा लगने लगा कि कहानी खत्म, अब मोहन मरकाम जी रहेंगे। लेकिन फिर घटनाक्रम बदला और दीपक बैज जी आए। लेकिन एक चीज ये मोहन जी, जो आपके मूल सवाल का जवाब मैं जो 2-3 लाइन में देना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस ने अद्भुत संतुलन साधा है, इससे आप इनकार इसलिए नहीं कर सकते। अगर कहीं मोहन मरकाम जी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती या कोई कमजोर तो कुछ नहीं होता, या हल्की जिम्मेदारी दी जाती, तो एक बार यह था कि बताओ भैया कि आक्रोश पनपता या असंतुलन होता, अंतर्द्वंद पनपता। लेकिन मंत्री बना दिया गया तो वहां पे कुछ बहुत चीजें बैलेंस हो गई। फिर एक प्रेमसाय सिंह जी टेकाम, उनकी भी लगे हाथ चर्चा हो रही थी कि हाँ मोहन मरकाम जी को बनाए तो वहां प्रेमसाय सिंह जी टेकाम को हटाए। लेकिन उसमें भी यह है कि प्रेमसाय जी को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाए रखा है और उनको जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो मतलब बस्तर और सरगुजा दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र में संतुलन साधने की कांग्रेस ने कोशिश तो की है। तो मतलब ये कि इस फेरबदल में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि जो मतलब ना कांग्रेस जो है आफत में आ गई हो। ठीक है, तो ये अब एक नया प्रयोग है, और जब भी युवा सामने आता है तो चुनौतियां बढ़ती ही है। सुनील जी, हम जो इस चर्चा को करना चाह रहे थे वो इसलिए करना चाह रहे थे कि दीपक बैज ने मोदी लहर में अपने आप को साबित किया, युवा चेहरा है, लोकसभा में अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, अच्छे भाषण देने वाले हैं। ऐसे में एक लीडर के रूप में चुनौती तो बीजेपी के सामने बनती है। एक तरफ भूपेश बघेल, दूसरी तरफ संगठन की बागडोर दीपक बैज के हाथ में। इस पर हम चाह रहे थे कि बीजेपी इसको कैसे देखती है। मुद्दों की बात तो अपनी जगह पर है, पर जब लीडर की तुलना की जाएगी तो उसमें दीपक बैज को कैसे आंकती है बीजेपी? कांग्रेस
पार्टी जो दीपक बैच को लेकर के आई है, भूपेश बघेल जी चाहते थे कि उनको रबर स्टैंप जो है वो अध्यक्ष मिलना चाहिए और उसको वो करवाने में सफल हो गए। भूपेश बघेल जी आप देखे होंगे कि भूपेश बघेल जी के रास्ते में जो भी आया, चाहे वो टीएस सिंहदेव आए, चाहे वो ताम्रध्वज साहू आए, चाहे और कांग्रेस के लीडर आए, और अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि मोहन मरकाम का कद एक आदिवासी लीडर के रूप में बढ़ रहा था। तो भूपेश बघेल जी एक एक करके अपने रास्ते के कांटों को हटाने की कोशिश करते रहे और वो चाहते थे कि उनके हिसाब से चलने वाला कोई अध्यक्ष आ जाए, और उसमें दीपक बैच जो है वो खरे उतर गए। उनको रबर स्टैंप चाहिए था, उनको ये डर था कि कोई मुख्यमंत्री का दावा न कर दे, कोई यहाँ के रमन सिंह के बारे में बता रहे दावा न कर दे। दीपक बैच से उनको ये बात समझ में आ गई कि दीपक बैच इस प्रकार का कुछ करेंगे नहीं, और वो सेफ साइड खेलना चाहते थे, इसलिए दीपक बैच को लेकर के आ गए। और बस्तर में इतना ज्यादा इनके में अंतर्द्वंद होगा, आप देखिएगा सरगुजा बस्तर को साधने की जितनी भी कोशिश कांग्रेस कर ले, लेकिन जो 4.5 साल में इन्होंने एक दूसरे को घाव दिए हैं, उस घाव में मैंने पहले कहा कि घाव देने के बाद आप अब मरहम पट्टी करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कहीं से सफल होने वाला नहीं है। ये घाव इतने गहरे हो गए हैं कि आप देखिएगा अभी टिकट वितरण का जब समय आएगा या जब चुनाव और करीब आएगा और जब दावेदारों की फौज आएगी, उस समय कितने इनके अंदर में कुर्सी तोड़ प्रतियोगिता चलती है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि कांग्रेस कार्यालय की कैसे कुर्सियां टूटती हैं, कैसे गमले फेंके जाते हैं, कैसे गाली गलौज होती है। तो ये पूरा दृश्य आपको सरगुजा और बस्तर में भी इस बार देखने मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है बीजेपी कांग्रेस के पिछले बैकग्राउंड को हम देखें तो ऐसी चीजें कई बार होते रही हैं। नेतृत्व किसी के हाथ में आता है तो नाराजगी झलकती है, कई बार तोड़फोड़ जैसी स्थिति भी हमने देखी है। अब नया नेतृत्व है, गिरधारी जी, बीजेपी ये आशंका व्यक्त कर रही है कि इसी तरीके की स्थितियां होंगी। ऐसे में आप लोग कैसे मिशन 75 को हासिल कर पाएंगे? देखिए मोहन जी, बीजेपी के पास सिर्फ आकांक्षा कहना चाहिए, आरोप या एक हिसाब से आशा, ये सारी चीजें बस रह गई है और एक मनगढ़ंत कहानियां रह गई है। अभी ये जो गुटबाजी की बात बता रहे थे, शायद वो बीजेपी में रमन सिंह के जो आचरण रहे हैं उसके संबंध में कह रहे थे कि रबर स्टाम्प में जैसे उन्होंने अध्यक्ष बना के रखा था विष्णुदेव शाह जी को, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति की कहानी कांग्रेस के ऊपर थोपते ही दिखा रहे थे। अब ये भूल जाएं, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। 4.5 साल के कार्यकाल में माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। यहाँ पर जमीनी स्तर से लेकर व्यापारी वर्ग तक के सभी वर्गों का ख्याल किया गया है। मुद्दों के अभाव में भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में पहुंच चुकी है। अब इनके पास मुद्दे रहे नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी में कहीं पर भी कोई घाव नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ प्रवाह ही प्रवाह है। हमारे पास अब एक दीपक भी आ गया जो मसाल का रूप लेकर ऐसी क्रांति लाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें बची खुची जो सीटें थी वो भी समाप्त हो जाएगी। हम 75 के पार करेंगे। नारा यूं ही कांग्रेस नहीं देती है। और कांग्रेस का ये संगठन का जो रूपरेखा है, कांग्रेस की जो तैयारी है, अभी 100 दिन बचे हैं, उसकी तैयारी नहीं है। कांग्रेस प्रारंभ से ही अपनी तैयारी कर रही है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 15 वादे भी अपने पूरे नहीं किए और कांग्रेस पार्टी ने इस 4.5 साल के दरमियान में अपने 33 से 34 वादे पूरे कर दिए और भारतीय जनता पार्टी को अब इसके पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं। इनके नेताओं के बीच गुटबाजी बताती है। दीपक नहीं मसाल है, ये मसाल संभालने में लगा हुआ है। सुनील जी, नया नारा गिरधारी जी ने दे दिया, दीपक नहीं मसाल है। छोटा मोटा टिमटिमाता दिया ना समझे इसे, मसाल है। मसाल कैसे चुनौती का सामना करेंगे? उसी दीपक से कमल फूल तक पहुंचने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। याद रखना, आप लोग का नारा हुआ करता था, इस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। आज सरकार चला करके दिखाए हैं। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी वही दीपक से, उसी दिए से आगे बढ़ती है। तो जब दीपक आया है तो भाजपा का कमल खिलेगा छत्तीसगढ़ में, ये बात तय है। ये मान के चलिए कि दीपक ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए आया है। अरे आप बार ठीक मान के चलते कि आप कहीं नहीं आ रहे हैं। ठीक, खामियां तो बताइए। दीपक सामने हैं, दीपक की क्या खामियां हैं, क्या बताएंगे? मोहन मरकाम के लिए तो आप कह देते थे कि सत्ता से तालमेल नहीं है, विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, पर दीपक बैच के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे में आप लोग केवल ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि दीपक बैच नहीं चलेंगे, कारण बताना होगा। कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी दीपक बैच के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है?
या भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। दीपक बैज को तो रबर स्टाम्प के रूप में लाया गया है। चुनाव होगा इस पर जो भय है उस भय के कारण ये दीपक बैज को लेकर क्या है, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार में एक जबान नहीं खुलती। आप बताओ, पोल मामले में इनके पूर्व सांसद राज्यसभा के और उनके सुपुत्र को सजा घोषित हो गई, भैया आरोपी करार हो गए वो लोग, ये बोलने में एक शब्द नहीं बोल रहे, इनका मुंह काला हो गया कोल के मामले में। शराब के मामले में एक शब्द नहीं बोलते, शराबबंदी कब करेंगे ये एक शब्द नहीं बोलते, भ्रष्टाचार के मामले में एक शब्द नहीं बोलते। मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा गुरवा बारी है ना, उस पे कुछ नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, अरे भैया छत्तीसगढ़ के चिन्हारी लूटबो सरकारी, छत्तीसगढ़ के चिन्हारी पीएससी में। गिरधारी जी जवाब देंगे, पहले हम दुबे जी के पास चलते हैं। ठीक है, ठीक, ये हालत है छत्तीसगढ़ की, क्या बात करेंगे। बीजेपी के तर्कस में तीर काफी हैं, वो सारे जवाब गिरधारी जी से लेंगे, लेकिन दुबे जी से समझ लेते हैं। दुबे जी, इन बातों को बीजेपी जरूर हवा देगी जो कि भ्रष्टाचार के रूप में है। अब दीपक का चेहरा भले आप आगे करें, लेकिन हवा में तैरती संगठन से जुड़ी हुई कई बातें हैं। इन सब चुनौतियों का पार पाना क्या आसान होगा 100 दिन में, दीपक के लिए भी और सरकार में बैठे मुखिया के लिए भी? देखिए क्या है, चुनौतियों की जहां तक के बात है, चुनौतियां तो दोनों पार्टियों के सामने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी विपक्ष में है, तो जो भी विपक्ष में पार्टी रहती है उसके सामने चुनौतियां तो ज्यादा रहती है मोहन जी। और दूसरी बात यह है कि आज जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, और वहां पे जो है छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान जो हालात हैं उसको देखते हुए सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने खुद अपने कंधों पर ले रखी है। यही जिसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ, और वरिष्ठ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी का दौरा हुआ, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी आए, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी आए, और अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बन ही रहा है। और यह है कि जितने संभाग हैं छत्तीसगढ़ में, सब में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सभा होगी। आपको लग रहा होगा कि मतलब ये कि मामला बैज जी का, मैं कहां पे दिल्ली पहुंच गया, तो बात यह है कि आपने चुनौतियों की बात की, मतलब और चुनौतियों की, मुश्किलों की, और कैसी तैयारियां, बहुत सारे सवाल आपने खड़े किए चंद लाइनों में। तो जो है भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी तैयारी जहां तक दिख रही है, तो उसमें तो ये लग रहा है कि यहां जो हो रही होगी, दिग्गज जो है छत्तीसगढ़ को लेके अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और भूपेश बघेल जी भी चीजों को, बहुत सारी चीजें समझ रहे थे कि वहां कैसे मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी जैसा नजर आने लगा था, मतलब कहीं ना कहीं जो ऐसा लग रहा था कि तालमेल किससे बेहतर बैठ सकता है। तो भूपेश बघेल जी को जहां तक लगते रहा कि उनका तालमेल दीपक बैज जी के साथ ज्यादा अच्छा बैठ सकता है, तो ये उनकी पसंद रहे, और आज वो पसंद ने जो है मूर्त रूप ले लिया और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आ गए। अब देखिए क्या है कि 2 बहुत मजबूत प्रदेश अध्यक्ष है। अरुण साव जी खुद जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष, और निश्चित रूप से उनका जो संबोधन, उनका जो भाषण अपने आप में प्रभावित तो करता है, और बड़े सहज सरल व्यक्ति हैं। अब एक तर्रार नेता कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन गया दीपक बैज, जिसकी अभी बाइट आप दिखा रहे थे जब यहाँ पे थोड़ा सा प्रदर्शन चल रहा था स्क्रीन में, तो किस आक्रामक अंदाज में वो अपनी बात को कहते नजर आ रहे थे, वो दिखा। तो मतलब इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, 2 मजबूत प्रदेश अध्यक्षों का जो इसमें पूरा जोर नजर आएगा। बिल्कुल। तो ये लड़ाई जो है वो दोनों ओर के संगठन की है, बीजेपी के संगठन के भी और कांग्रेस के संगठन के भी। और ऐसे में कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को बदलकर नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है, लेकिन उसके साथ कई चीजें हैं जिस पर बात करने की अभी भी जरूरत बनी हुई है। गिरधारी जी कई खामियां गिना चुके हैं सुनील जी, से लेकर नया मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांत और अपने नियमावली के हिसाब से चलती है। कांग्रेस के साथ करने की कोशिश की, ये इन्होंने जो कहा है कि नरवा गरवा घुरवा बारी, ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा एक आदर्श कॉन्सेप्ट रहा है, जिसको
भारतीय जनता पार्टी शीर्षस्थ केंद्रीय स्तर के उनके नेता, केंद्रीय मंत्री आकर उसकी सराहना कर चुके हैं, उसकी प्रशंसा कर चुके हैं। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में पूरे भारत देश में उभर कर सामने आया है। इसके पीछे मूल रूप कारण यह है कि हमें छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़िया और किसान पुत्र मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, कहना नहीं चाहिए मैं कोई अलगाववादी बात नहीं कर रहा हूं या क्षेत्रीयवाद की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होने के नाते और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होने के नाते छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और यहां पर माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति का ध्यान रखा है, किसान का ध्यान रखा है, महिलाओं को उत्थान का ध्यान रखा है, तो गाड़ी के विकास का कार्य चलती है ना। संगठन के चक्के की बात करिए, सरकार तो अपनी जगह मजबूत है, पर संगठन को आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या सोचा? बिल्कुल, संगठन हमारा दोनों, देखिए, सत्ता और संगठन के आपस में तालमेल के साथ ही जनता का उद्धार किया जा सकता है, जनता की सेवा की जा सकती है। इससे पहले भी संगठन और सत्ता में कोई दूरी नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा छोड़ा हुआ सिगुपा था। माननीय मोहन मरकाम जी के 3 साल कार्य पूरे होने के बाद 1 साल बोनस पर उन्होंने काम किया और परिवर्तन की बात उनके 3 साल के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद से ही चली आ रही थी। लेकिन इत्तेफाक ये है कि 100 दिन का चुनाव बचा, यहां पर परिवर्तन हुआ है, लेकिन परिवर्तन के तत्काल बाद मोहन मरकाम जी के सम्मान का भी ख्याल कांग्रेस हाईकमान ने किया है। और जहां तक बात इन्होंने प्रेम साय टेकाम जी की है, प्रेम साय टेकाम जी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, आज वो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बने हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि चुनावी समय में किसी को भी नाराज नहीं किया जा सकता। इनका आरोप बेबुनियाद है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुट है, आपस में तालमेल नहीं है, ये सब कहना इनका बेबुनियाद है। कांग्रेस के पार्टी के अंदर सोच है, कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था का परिपालन करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से सक्षम है। अब भारतीय जनता पार्टी इस सक्षमता के बीच में अपने आप को कहीं पर भी पाती नहीं है। बचे खुचे जो विधायक हैं, 15 साल में जो 15 हो गए हैं, उनको ही बचा पाने में सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं। अब इनके केंद्रीय नेतृत्व मान के चल रहा है कि किसको हटाए किसको रखें। अरे 15 में भी आप किसको किसको प्रत्याशी बनाते हैं, ये तालमेल आपके अंदर अभी तक मुझको दिखाई नहीं देता है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर शून्य की स्थिति में ना पहुंच जाए। भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि जहां पर शून्य है, वहीं पर इनकी कहना चाहिए चुने आए विधायकों में भी ये शून्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी जी वही बात कहते हैं जिस बात को भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की पाठशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है, झूठ को परोसना, झूठ परोसकर प्रधानमंत्री चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में आकर, कहते हैं कि केंद्र सरकार धान खरीदती है। इतना सफेद झूठ, इतना बड़ा झूठ उस राज्य में जहां पर का भुइयां का भगवान किसान को माना जाता है, और उस किसान के अन्न को खरीदने के लिए नाकाम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहां पर राज्य सरकार धान नहीं खरीदती, यहां पर बीजेपी धान खरीदती है। तो झूठ परोसने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी का अर्थ बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, बहुत पार्टी। मैं कुल मिलाकर इनको कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी को संभालें। चुनाव लड़ने की स्थिति में आप है नहीं, कहीं पर भी आपका मुकाबला कहीं पर दिखता नहीं है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने आयाम स्थापित किया है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जन जन के दिलों में राज किया है। आज छत्तीसगढ़ी आवाज और किसानों को मदद, युवाओं को मदद, महिलाओं को मदद, आदिवासियों को मदद, सभी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया है। मैं समझता हूँ बघेल के सरकार के इस काम का इनाम फिर से जनता उन्हें देने जा रही है। चलिए, आवाज की दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। तो सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास। आवाज की शायद दिक्कत है, आपकी बात समझ नहीं आ पाई। गिरधारी जी ने तो सारी बात कह दी। इन बातों का जवाब क्या है? आप अपनी लकीर को बड़ी करने के बजाय कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। ये तो संगठन की एक नियुक्ति है, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। आप लोगों के यहाँ भी नियुक्तियां हुई हैं, बदलाव हुआ है, ऐसे में आप लोग कांग्रेस की इतनी आलोचना कर रहे हैं, जबकि आपके यहाँ तो 2-2 बदलाव हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम से चल रही है, लेकिन कांग्रेस चूंकि सत्ताधारी दल है छत्तीसगढ़ में, और इन्होंने चुनावी वादे किए थे, और उन चुनावी वादों में प्रमुख भूमिका टीएस सिंहदेव जी की थी। टीएस सिंहदेव जी ने घोषणा पत्र समिति में जाने से इनकार कर दिया।
मोहन मरकाम जो अभी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके साथ कैसे इनके ताल्लुकात हुए। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार बढ़ता गया, उसका मूल इनका अंतर्द्वंद था। ये सत्ता के नशे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस विषय को लेकर के लगातार 4.5 साल से कह रही है कि छत्तीसगढ़ में लूटने की, भ्रष्टाचार करने की लगातार जो यहाँ पर एक बयार बह गई है, उसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं और ये बात स्पष्ट होती जा रही है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो अभी ला रहे हैं, जो लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं, उस नियुक्ति के पीछे भी वही है, भ्रष्टाचार कैसे दबाया जाए, वो चेहरे जो भ्रष्टाचार की कालिक से काले हो चुके हैं, उनको दूर कैसे किया जाए और कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, छत्तीसगढ़ की जनता सब समझती है। नहीं तो ये तालमेल में गलत क्या है? राजनीतिक दल इस बात को करता है, जवाब देगी इनको इस बार। ठीक है, चलिए आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं एक बार फिर से दुबे जी की ओर रुक कर। दुबे जी, अब आगे की ओर बढ़ चलें। भाजपा ने भी अपने नेतृत्व को बदला है, कांग्रेस ने भी अपने नेतृत्व को बदला है, दावे दोनों ओर से अपने अपने हैं। अब इनके हर समीकरण में इन्हें फिट अगर हम करें तो क्या लगता है कि इनका संगठन मजबूती के लिहाज से ज्यादा मजबूत हुआ होगा? अब देखिए क्या है कि संगठन की मजबूती की बात है मोहन जी, तो विष्णुदेव साय जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाकर जो है अरुण साव जी को लाया और बहुत चिंतन मनन और बहुत तैयारी के बाद ही अरुण साव जी को लाया गया। और परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी में वही नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, उनकी जगह भी नारायण चंदेल जी को लाया गया। मतलब ये जो है जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया वहां पे भारतीय जनता पार्टी में। दोनों ओबीसी के नेता, अब आप थोड़ा सा इधर देख लें यहाँ पे, और यहाँ पे जो आदिवासी समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया। मतलब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक आदिवासी नेता मोहन मरकाम जी को हटाया गया, तो दूसरे आदिवासी नेता दीपक बैज जी को लाया गया। तो सारी चीजें जो बहुत खूब तरीके से जो दोनों तरफ की तैयारी चली, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। तो आने वाला समय जो है इस साल का जो विधानसभा चुनाव है मोहन जी, मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अंतिम समय तक इस तरह की उठापटक कभी दिखती नहीं संगठन के स्तर पे। जी चलिए, समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि बैच को बागडोर मिलने के बाद चुनौतियां शुरू हुई हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार कांग्रेस पाएगी और बीजेपी इसका अवसर का क्या लाभ उठा पाएगी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। इस पर हम और भी आगे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में गिरधारी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ सुनील जी रहे, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैसा होता था।